नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए नज़रिए पे चर्चा करते हैं। आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे कि पिछले 30 साल में अगर किसी एक लीगल प्रोविज़न में इतने इतने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, चाहे वो जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन का हो या पार्लियामेंट के अमेंडमेंट का, तो वो है सेक्शन 138 जो डिसऑनर ऑफ चेक से जुड़ा हुआ है। उसके सारे प्रोविज़न हैं और ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोविज़न भी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिए और इसका इसका वजह भी है। उसका वजह ये है कि क्रिमिनल केस की पेंडेंसी को देखें तो अच्छा खासा उसका भाग 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के दायरे में आता है और उससे जुड़ा हुआ होता है। पार्लियामेंट ने भी समय समय पर बहुत सारे अमेंडमेंट किए क्योंकि उनका पर्पस ये था कि वो चेक की को लेकर जो कॉन्फिडेंस है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में, वो बढ़े और स्पीडी डिस्पोजल हो। क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि जो कॉम्प्लेनेंट होता है वो उसका प्रयास होता है जल्दी हो, लेकिन वही अगर जो एक्यूज्ड है उस केस में, जो ड्रॉर है उस चेक का, वो टाइम निकालना चाहता है। तो ऐसा ही एक अमेंडमेंट हुआ 148 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। उसमें ये जोड़ा गया कि अपीलेट कोर्ट के पास एक पावर दिया गया और ये नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज से शुरू होता है, जिसमें ये है कि सीआरपीसी में जो भी कहा गया है उसके बावजूद भी, मतलब ये प्रिवेल करेगा। और इसमें अपीलेट कोर्ट का पावर दिया गया कि वो चाहे तो 20% ऑफ जो फाइन अमाउंट है या कंपनसेशन अमाउंट है उसका पहले जमा करवाए कोर्ट में, अगर सेंटेंस को सस्पेंड करने की बात होती है तो इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है वो मे यूज़ किया गया है। और साथ में कोर्ट को इसमें ये भी प्रोविज़न है कि जो भी अमाउंट अपीलेट कोर्ट तय करती है वो 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में जमा होना चाहिए, तभी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होगा। और अगर 60 दिन में नहीं होता है 30 दिन और भी कोर्ट बढ़ा सकती है। तो ये प्रोविज़न इंसर्ट किए गए, लेकिन जो इसमें मे यूज़ किया गया उसको फिर इंटरप्रिटेशन ये हुआ, कुछ कोर्टों ने इंटरप्रिटेशन ये किया कि भाई मे को सैल पढ़ा जाएगा और इसका मतलब ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सेक्शन 148 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो प्रोविज़न है 20% डिपॉजिट का सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए, वो मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है, या ये एक रूल की तरह है या एक्सेप्शन की तरह, एक्सेप्शन के तौर पे इसको लिया जाए। अगर रूल है तो हर एक केस में ऑटोमेटिकली एक प्रोविज़न है, मतलब इस प्रोविज़न को यूज़ करके अपीलेट कोर्ट 20% इम्पोज कर देंगे। रिसेंटली मैं भी एक केस कर रहा था जहाँ पे ये देखा, जो कि 20% डिपॉजिट करने की बात हुई सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील, और जबकि वो 20% एक सब्सटेंशियल अमाउंट था, तो हमें भी दिक्कत आई थी। अब यही प्रॉब्लम को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं एक केस में, और वहाँ पे 4 सितंबर 2023 को जस्टिस अभय ओका एक रिप्लाई क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जवाब देते हैं। हालांकि एक नॉन डिपोर्टेबल जजमेंट है, लेकिन फिर भी बहुत आवश्यक है या बहुत ही एक ज़रूरी इश्यू को सॉल्व किया और उस पर अपने कैटेगरिकल एक फाइंडिंग दी, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और इसमें जो अपील का नंबर है 2741 ऑफ 2023, और इस केस का नाम है जम्बू भंडारी वर्सेस एमपी स्टेट डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें क्या होता है कि एक एक्यूज्ड पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मजिस्ट्रेट की कोर्ट से उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है और उसको ये डायरेक्शन दिया जाता है कि जो चेक अमाउंट है 2,52,36,000 वो जमा करे। कोर्ट उसको फाइन के रूप में किया जाता है, जिसमें 9% की इंटरेस्ट भी दिया जाता है। अब वो अपील करता है सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट उसे कहती है भैया 20% जमा करो तभी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होगा। वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं होती और वो कंफर्म कर देती है हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के ऑर्डर को। और जो जिस जजमेंट का सहारा लेती है हाई कोर्ट, सुरेंद्र सिंह देसवाल एलियास कर्नल एस एस देसवाल वर्सेस बीरेंद्र गांधी करके एक जजमेंट है 2019 का।
11 SCC 341, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये प्रेडिक्ट करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने मे को 148 में जो मे वर्ड यूज़ किया हुआ है MAY, वो उसको शैल कंसिडर करा और जो रिलीज सस्पेंशन का रिलीफ है वो उसके लिए मैंडेटरी कर दिया कि 20% कंपनसेशन और ये फाइन अमाउंट का जमा करना आवश्यक है। नॉर्मली जो अपीलेट कोर्ट होता है वो इस प्रोविज़न को फॉलो करते ही हैं, और केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही ऐसा होता है कि अगर वो एप्लीकेशन लगाया जाए एक्यूज्ड के द्वारा तो एक कोर्ट उसे कंसीडर करती है। तो जो सवाल उठा वो ये कि क्या एक्यूज्ड का एप्लीकेशन फाइल करके अपने स्पेशल सर्कमस्टांसेस को दिखाना ज़रूरी है इस 20% के डिपॉजिट से बाहर आने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को कंसीडर किया। जस्टिस ओका ने बहुत बढ़िया जजमेंट लिया। जस्टिस ओका का एक ही रिप्लाई था कि भाई एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में जाता है सेक्शन 389 CRPC में, तो वो चाहता है कि उसको जो रिलीफ मिले वो बिना किसी कंडीशन के मिले। अगर कोर्ट कोई कंडीशन लगाना चाहती है तो कोर्ट ने ये देखना है कि क्या उसके सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के एप्लीकेशन को इंटरटेन करने के लिए या उसको उसमें रिलीफ देने के लिए कंडीशन लगाना आवश्यक है या नहीं। जस्टिस ओका ने कहा कि जो नीचे दोनों सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो रॉन्ग प्रिजम्पशन पे प्रोसीड किया और उसने जो 20% का जो अमाउंट फिक्स किया सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के पीछे या सेंटेंस को सस्पेंड करने के लिए, ये गलत था। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि इसके बगैर नहीं दिया जा सकता तो वो उसके अपने रीजन को रिकॉर्ड करेगा और इसके लिए कोई एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है आप एक्यूज्ड को। उस कोर्ट ओरल सबमिशन पे भी इन चीज़ों को कंसीडर कर सकता है। लेकिन जो दिक्कत आती है कि कोर्ट अपना एक ऑर्डर पास कर देता है, अब बाद में क्रिमिनल कोर्ट के पास रिव्यू का पावर नहीं है। अगर उस कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाइए तो कोर्ट ये कहेगी भाई हम तो क्रिमिनल कोर्ट हैं, हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है रिव्यू का, आप हाई कोर्ट से करा के लाइए। और हाई कोर्ट जाने का मतलब है कि एक तो ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। कई जगह हाई कोर्ट जाना अपने आप में ही एक स्पेशल ज़्यादा बड़ा बर्डन हो जाता है एक्यूज्ड के लिए। तो कोर्ट इस केस में जस्टिस ओका ने कहा कि सेशन कोर्ट को के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो 20% जमा करा के ही 20% ऑफ द फाइन अमाउंट और कंपनसेशन अमाउंट जमा करा के ही सेंटेंस को सस्पेंड करें। और ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है, इस पॉइंट को क्लैरिफाई किया, क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ें हर एक सेशन कोर्ट में आती हैं जब आप 138 के कन्विक्शन के खिलाफ अपील लेकर जाते हैं। इस बेंच में जिसमें जस्टिस ओका ने थे, उनके साथ थे जस्टिस पंकज मित्तल, डिवीज़न बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, और ये रिसेंट जजमेंट है तो 2023 में किया हुआ। थैंक यू वेरी मच। अगर इससे रिलेटेड कोई इशू है तो प्लीज़ मुझे अपना मैसेज भेजिए या इसके कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने सवाल ज़रूर पूछिए।